स्वागत है विद्यार्थियों पैरावेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज की लाइव क्लास में हम अध्ययन करेंगे एक नया टॉपिक, हिस्टोलॉजी। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ कोई प्रॉब्लम हो आप इस पर मैसेज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपसे प्रश्नोत्तरी भी करूँगा और उस टाइम मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। यूट्यूब के लिए इसकी रिकॉर्ड हो रही है। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू। ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि ऊतक क्या होता है? तो ऊतक यानी टिश्यू। ऊतक क्या होता है? टिश्यू। तो ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान हो, कार्य समान हो और उत्पत्ति में भी लगभग समानता हो, ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। या छोटी क्लासेज में आपने सुना होगा समान संरचना समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, सेम ओरिजिन, सेम फंक्शन एंड सेम वर्क कॉल्ड टिश्यू। तो इससे पहले हम ऊतक की परिभाषा लिख लेते हैं। ऊतक समान संरचना, समान कार्य और लगभग समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कोशिकाओं का समूह। जैसे आई के अंदर सेल्स है, रेटिना में एक प्रकार की एक टाइप की सेल्स हैं जिनका काम है इमेज बनाना, प्रतिबिंब बनाना। टंग में, जीभ में एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं जो स्वाद कलिकाओं पर पाई जाती है। उनका कार्य है स्वाद ग्रहण करना। यानी ये कोशिकाओं का समूह क्या कहला रहा है? ऊतक कहलाता है। तो देखिए बॉडी का निर्माण कैसे होता है, शरीर का निर्माण कैसे होता है। कोशिकाएं मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है? सेल्स मिलकर के क्या बनाती है? ऊतक, टिश्यू। और ऊतक, बहुत सारे ऊतक, अब उसमें एक ही प्रकार के और विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। वो मिल करके क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और विभिन्न अंग मिलकर के बनाते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र। और अंग तंत्रों से बनता है शरीर। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको सबको पता भी होगा। सेल्स मिल करके टिश्यू बनाती है, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी, शरीर। मीन्स हम जैसे बॉडी को पढ़ते हैं, चाहे वो एनिमल बॉडी हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, इस प्रकार से सिस्टम्स से पढ़ते हैं। लाइक अध्यवनी तंत्र मीन्स इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। इस प्रकार काफी सारे सिस्टम्स होते हैं बॉडी में। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार बनता है शरीर। तो बेसिक जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो गई कोशिका। और कोशिका भी जो बेसिक स्ट्रक्चर कोशिका की बनी होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। अगर आपसे कोई कोशिका की संरचनात्मक इकाई पूछ ले, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, तो आपको आंसर देना है प्रोटीन। और प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन से सेल बनी है। अब सेल में ओनली प्रोटीन नहीं है, साथ में कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट भी हो सकती है, लेकिन जो बेसिक ढांचा बॉडी का हो या सेल का हो प्रोटीन से बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो बोन्स हैं, बोन्स में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, कार्टिलेज में कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन प्रोटीन पाई जाती है। कोलाजन प्रोटीन तो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, मैक्सिमम। जैसे बाल किरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। इस प्रकार से शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है। जैसे जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, मींस ब्लड वेसल्स है, साथ साथ में लिगामेंट्स हैं। ये लिगामेंट्स और ये जो स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर्स हैं, ये इलास्टिन प्रोटीन की बनी होती है। कई सारी प्रोटीन्स है, रेटिकुलिन प्रोटीन है, ब्लड के अंदर भी काफ़ी सारी प्रोटीन है।
तो बॉडी का जो बेसिक ढांचा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्रोटीन से बना होता है, साथ में फैट, कार्बोहाइड्रेट ये कम मात्रा में होता है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी के अंदर फैट कम मात्रा में है और एज कम है। फैट का भी सिस्टम उल्टा होता है, जैसे जैसे बॉडी की एज बढ़ती है या शरीर की उम्र बढ़ती है या पशु की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर में फैट का डिपोजिशन बढ़ता जाता है और पानी की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे फैट बढ़ेगी वैसे वैसे पानी कम होगा। तो जो कम एज वाले जानवर होते हैं उनके बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन कम होता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ऐसे जानवरों के जो मीट को लीन मीट बोलते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की एक शाखा है। हिस्टोलॉजी किसकी शाखा है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी या शारीरिकी की एक शाखा है क्या? हिस्टोलॉजी। अब ये वर्ड्स किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए टिश्यू जो वर्ड दिया गया था, उत्तक शब्द, टिश्यू वर्ड, उत्तक शब्द दिया था बायकाट ने। बायकाट ने। हम यहाँ पर प्लांट टिश्यू की बात नहीं कर रहे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लांट टिश्यू वर्ड दिया था नेहेमिया ग्रू, एनग्रू ने। लेकिन जो एनिमल टिश्यू जो ये वर्ड है, ये एनिमल के लिए प्रयोग किया था बायकाट ने। और औतकी शब्द मीन्स हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? द वर्ड हिस्टोलॉजी ये दिया गया था मेयर के द्वारा। तो दो साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखने, साथ में ये बेसिक सी डेफिनेशन ये आपको आती होगी। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है और हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी की एक शाखा है क्या? हिस्टोलॉजी यानी औतकी। तो यहाँ पर हमें एनिमल टिश्यू पढ़ने हैं, जंतु तक पढ़ने हैं। तो जंतु उत्तकों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, या यूं कह सकते हैं कि जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। देयर आर 4 बेसिक टिश्यूज इन एनिमल्स। जंतु उत्तक हमें पढ़ने हैं, यानी एनिमल टिश्यू हमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट इज एपिथीलियम। एपिथीलियम यानी उपकला उत्तक। 4 प्रकार के जंतुओं में उत्तक होते हैं, जिसमें पहला उत्तक है उपकला उत्तक। दूसरा उत्तक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, संयोजी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संयोजी मीन्स जोड़ने वाला, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक। तीसरा जो उत्तक है वो है पेशी उत्तक, यानी मस्कुलर टिश्यू, जिसे कहते हैं पेशी उत्तक। और चौथा जो उत्तक है वो आपको पता होगा, वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। तो सरफेसली मैं सभी टिश्यूज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हम एपिथेलियम पढ़ेंगे। तो एपिथेलियम जो वर्ड है, एपी, एपी मीन्स अपॉन, एंड थीलियो, थीलियो मीन्स ग्रोज। ये जो एपिथेलियम वर्ड है दो शब्दों से मिलकर, दो वर्ड से मिलकर बना है, एपी और थीलियो, यानी ऐसा उत्तक जो अन्य उत्तकों के ऊपर वृद्धि करता है, उसे कहते हैं उपकला उत्तक या एपिथेलियम। अब यहाँ पे कला, उपकला, हिंदी में हम कला, इंग्लिश में इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यानी उपकला उत्तक एक आधार कला के ऊपर वृद्धि करता है। एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड एक पॉलीसेक्राइड का एक प्रकार है, जिससे जो आधार कला या बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, उसके ऊपर एपिथेलियल जो टिश्यू है वो ग्रो करता है। एपिथेलियम ऊतक की खास बातें मैं बताऊं, ये शरीर को अंदर से और बाहर से कवर बनाता है। यानी शरीर की जितनी कवरिंग्स हैं वो इस एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, वह ऊतक जो अन्य ऊतकों के ऊपर वृद्धि करता है उसे हम एपिथेलियम टिश्यू या उपकला ऊतक कहते हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वृद्धि करता है। उपकला ऊतक की कोशिकाएं जीवित भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है। जीवित कोशिकाओं का मैं आपको उदाहरण बताऊं,
जैसे बॉडी के ऊपर है इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, इनके ऊपर जो कवरिंग है वहाँ पर लाइव सेल्स होती है। और डेड जो सेल्स हैं उनके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये उपकला ऊतक से बनी हुई है। हमारे जो हथेली के ऊपर या जानवरों के टॉयज होते हैं, पाम्स होते हैं, हुप्स होते हैं, उनमें बेसिक नीचे वाला जो लेयर है वो डेड सेल से बना हुआ होता है। ये भी एक प्रकार की एपिथेलियम है। इसको हम किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। ये किरेटिनीकृत स्तरित सल की उपकला का उदाहरण है। हथेली और तलुओं के ऊपर सबसे मोटी एपिडर्मिस पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो टिश्यू है वो क्रेटिनाइज्ड है, इसकी सेल्स डेड है। बट यहाँ पर जो सेल्स है वो लाइव है, यानी उपकला ऊतक की कोशिकाएं जीवित भी हो सकती हैं और मृत भी हो सकती हैं। परंतु आधार कला हमेशा मृत होती है, क्योंकि आधार कला कोई कोशिका से नहीं बनी हुई होती है, वो एक मेटीरियल से बनी हुई होती है, एक निर्जीव पदार्थ पॉलीसेकेराइड से, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है। उपकला ऊतक की जो बेसिक फंक्शंस हैं, कार्य हैं, वो है एक्सक्रीशन है, जैसे उत्सर्जन। उत्सर्जन का कार्य उपकला ऊतक का होता है। साथ ही साथ जो संश्लेषण है यानी सिंथेसिस है, वो भी उपकला ऊतक के द्वारा किया जाता है। सिंथेसिस कहाँ पर होता है? ग्लैंड्स के अंदर। तो उपकला ऊतक को फिर से हम डिवाइड करेंगे दो भागों में, आच्छादन उपकला और एक ग्रंथिल उपकला। आच्छादन उपकला का मतलब होता है कवरिंग एपिथेलियम। ऐसी एपिथेलियम जो बॉडी को कवर करती है अंदर से या बाहर से, उसे हम आच्छादन उपकला या कवरिंग एपिथेलियम कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो एपिथेलियम होती है उसे कहते हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां बनाती है, ग्लैंड्स। तो सीक्रेशन का या फिर सिंथेसिस का काम क्या है, किसका है? ग्रंथियों का। तो ग्रंथियां जो है, इसके अंदर ग्रंथियों में उपकला ऊतक पाया जाता है। मींस हम इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम के रूप में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार अरेंज होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर इस प्रकार से अरेंज होती है कि उनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थल यानी इंटरसेल्यूलर स्पेस कम से कम होता है या नेक के बराबर होता है। यानी कोशिकाएं पास 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 सटी हुई होती हैं उपकला ऊतक की कोशिकाएं। और इनके अंदर रक्त वाहिनियां मीन्स ब्लड वेसल्स अनुपस्थित होती, कला में ब्लड की सप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये ऊतक दूसरे ऊतक के ऊपर बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये वृद्धि करता है, संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, और वहां से डिफ्यूजन से वहां से ये न्यूट्रिशन लेता है, वहां से पोषण प्राप्त करता है, यानी दूसरे ऊतक से ये अपना पोषण प्राप्त करता है, अपनी सेल्स को जीवित रखता है उपकला ऊतक। फिर हम उपकला ऊतक का क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। तो उससे पहले हम बाकी टिश्यूज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके फिर वापस उपकला को हम डिटेल में पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक देखिए, ये शरीर के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है, भरण ऊतक का काम करता है। जैसे पेड़ पौधों में एक आपने मृदुतक सुना होगा, पेरेनकाइमा, जो जगह जगह पर घुसा हुआ होता है। आप ऐसे समझिए इसको, जैसे सोफा होता है, सोफे के अंदर कॉटन या फिर फोम या इस तरह के रेसे जो है उसमें फिल होते हैं, वैसे ये संयोजी ऊतक होता है, बड़ा लूज होता है और शरीर में जगह जगह पाया जाता है। उपकला ऊतक शरीर में लगभग 10 से 12% पाया जाता है, जबकि जो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक है ये लगभग शरीर का 30% भाग बनाता है। 30% पोर्शन ऑफ बॉडी कौन बनाता है? संयोजी ऊतक बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू। अब एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कई प्रकार का होता है, मेनी टाइप्स, जैसे ढीला संयोजी ऊतक, एरियोलर टिश्यू भी बोलते हैं जिसको, जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सेल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट्स होती हैं जो कि रेशों का निर्माण करती है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की मैक्रोफेजेज होती है। मैक्रोफेजेज के एग्जांपल जैसे आपको बताऊं, लिवर के अंदर कुप्फर सेल्स होती हैं, लंग्स के अंदर डस्ट सेल्स होती हैं, जो स्पाइनल कोड होती है यानी मेरू रज्जु, उसके अंदर एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, ब्रेन के अंदर जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं, प्लेसेंटा के अंदर हाफ व्यूर सेल्स होती हैं, और ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स होती हैं। स्किन के अंदर भी होती हैं लैंगरहैंस टाइप ऑफ सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स होती स्किन के अंदर। तो इस प्रकार से बहुत सारी जैसे स्प्लीन के प्लीहा है, उसके अंदर स्प्लेनोज सेल्स होती है। तो ये सारी फेगोसाइटिक सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस, या इनको हम हिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। ये सेल्स क्या करती हैं? जो
हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, मीन्स पैथोजेंस होते हैं, उनको खा जाती है, उनका भक्षण करती है। मीन्स कनेक्टिव टिश्यू का एक काम फिलिंग सब्सटेंस की तरह, फिलिंग सब्सटेंस की तरह हो गया, यानी भरणुतक की तरह हो गया। दूसरा काम हो गया प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, तो शरीर की ये सुरक्षा भी करती है। तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, इसमें प्लाज्मा कोशिकाएं होती है, प्लाज्मा सेल्स, जो कि जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो काट व्हील लाइक होता है। काट व्हील वर्ड एक जगह और आता है, जब हम सेल पढ़ते हैं साइटोलॉजी, उसमें जो तारकाय होता है, जो जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, उसमें जो सेंट्रियोल होती है, एक जो उसकी कणिका होती है, वो भी बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना वाली होती है। तो बैलगाड़ी के पहिए दो जगह आ गए, दूसरी जगह यहाँ पर प्लाज्मा सेल के अंदर भी आ गया। प्लाज्मा कोशिका का जो केंद्रक है वो बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना का क्रोमेटिन मटेरियल बना लेता है या उसमें प्रेजेंट होता है। अगली सेल आपको बताऊं मैं, मास्ट कोशिका होती है। मास्ट कोशिका जो होती है वो हिस्टामिन रिलीज करती है। कहीं भी जैसे मान लीजिए कोई बी स्टिंग हो गया, मधुमक्खी ने डंक मार दिया, तो ऐसी जगह पर जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर जो मस्ट सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो हिस्टामिन सीक्रेट करती है, वहां पर एलर्जिक रिएक्शन होती है। और एलर्जिक रिएक्शन देखिए बॉडी की एक तरह की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जैसे शरीर में खांसी होती है, छींक होती है, बुखार होता है, ये सब शरीर की सुरक्षात्मक युक्तियां हैं। शरीर की नाक के अंदर कुछ घुस गया, लंग्स में कुछ आ गया, तो अचानक से छींक आती है, या फिर लंग्स में कोई मटेरियल जमा है, म्यूकस टाइप, या फिर कुछ बाहर से चला गया, खांसी भी आ जाती है। या बुखार आता है। बुखार इसलिए आता है कि जो पैथोजन होता है उसका उसको प्रतिकूल परिस्थिति या एडवर्स कंडीशंस पैदा करने के लिए, ताकि उसकी ग्रोथ, उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसकी वृद्धि कम से कम हो जाए, इसलिए बुखार आता है। तो शरीर की विभिन्न प्रकार की रक्षात्मक क्रियाएं होती हैं, उसमें एक क्रिया ये भी है सूजन। इन्फ्लेमेशन इज आल्सो एक प्रोटेक्टिव फंक्शन फॉर द बॉडी। इन्फ्लेमेशन का कारण जैसे मैंने बताया आपको, कुछ भी हो गया, कोई चोट हो गई, ट्रॉमा हो गया, कोई पॉइजनस बॉडी के अंदर चली गई, तो वहां पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो संयोजी ऊतक में हमें और पढ़ना है, इसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड भी कनेक्टिव लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ब्लड भी इसमें आ गया, बोन्स भी इसमें आ गई। बोन्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बोन्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अस्थि जो है एक जीवित ऊतक होता है, के अंदर कैल्शियम फास्फेट है, वो कैल्शियम के साल्ट्स हैं, मैग्नीशियम के साल्ट्स हैं, वो जमा होते हैं, माना। लेकिन ये एक जीवित ऊतक है, यानी अस्थि के बारे में पूछ लिया, निम्न में से जीवित ऊतक कौन सा है, बोन क्या है, लिविंग टिश्यू है। इसके बाद इसी के अंदर कार्टिलेज आ जाती है। बोन्स के अंदर हम पढ़ेंगे द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन। अस्थियों के निर्माण की क्रिया ओसिफिकेशन कहलाती है। अस्थि की कोशिका को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। अस्थि को बनाने वाली कोशिका को हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका को हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। अस्थि की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम ऑस्टियम कहते हैं। अस्थि के जो चारों तरफ आवरण होता है उसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं। इस प्रकार की टर्मिनोलॉजीज के साथ हम उपास्थि भी पढ़ेंगे, अस्थियों के प्रकार और उपास्थियों के प्रकार भी पढ़ेंगे। अस्थि के विभिन्न भाग, जैसे बीच वाला भाग डायफाइसिस होता है, और किनारे वाला एपिफाइसिस होता है। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच मेटाफाइसिस होता है। इसी तरह से हम कार्टिलेज पढ़ेंगे, कार्टिलेज के टाइप्स पढ़ेंगे। हाइलाइन कार्टिलेज है जो कि कांच की तरह दिखती है, जिसकी मैट्रिक्स श्वेत तंतुमय उपास्थि, व्हाइट फाइब्रस जो कार्टिलेज है, या फिर इलास्टिक कार्टिलेज है जो ईयर के पिन्ना में पाई जाती है। इस तरह से कार्टिलेज की विभिन्न टर्मिनोलॉजी में हम पढ़ेंगे। कार्टिलेज का जो आवरण होता है भाई है, उसको हम पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। कार्टिलेज में जो कॉन्ड्रिन नाम का एक प्रोटीन होता है, कार्टिलेज की मैट्रिक्स कॉन्ड्रियम प्रोटीन की बनी हुई होती है। और कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स। कार्टिलेज की सेल्स को हम कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं, और कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली, नष्ट करने वाली कोशिकाओं को हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोक्लास्ट। इसके बाद हम इसके बाद हम पढ़ेंगे पेशियों तक, मस्कुलर टिश्यू। मसल्स का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। पेशियां या मसल्स, इनमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी पाई जाती है, कि अलग प्रकार का ऊतक है। ये भी बॉडी का काफी पोर्शन बनाता है। मीन्स शरीर में तीन प्रकार की पेशियां पाई जाती है, एक रेखित पेशी,
यानी स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरी अरेखित पेशी मीन्स एनस्ट्रेटेड मसल्स, और तीसरी हार्ट मसल्स, हृदय पेशी। हृदय पेशी भी संरचनात्मक दृष्टि से यानी स्ट्रक्चरल, अगर हम देखें इस हर्ट की मसल का, कार्डियक मसल का, तो हर्ट की जो मसल होती है वो रेखित ही होती है, स्ट्रेटेड ही होती है। इसमें कुछ फर्क होता है, ये अनैच्छिक होती है। अगर हम फंक्शन के हिसाब से देखें तो हृदय की पेशी एक अनैच्छिक प्रकार की पेशी है, यानी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता इस पे। और हृदय की पेशियों में आडी जो बैंड्स पाई जाती है उनको इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं, जो और एडिशनल इसमें जो रेखित पेशियां होती हैं वो बहुकेंद्रिकीय होती हैं। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहलाता है। पेशियों के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं रेखित पेशियों के, उनको हम सार्कोसोम कहते हैं। पेशियों का जो बाह्य आवरण होता है मसल फाइबर का, उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। और पेशी की, रेखित पेशी की स्टेटेड मसल की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम सार्कोमियर कहते हैं। इस तरह से हम मसल्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हुए हम रेखित पेशी की संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें ए बैंड पढ़ेंगे, आई बैंड पढ़ेंगे, एक सार्कोमियर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे में कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी, और इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी जैसे राइगर मोर्टिस है, अलगर मोर्टिस है, या फिर सीवरिंग क्या होती है, इस तरह से ऑल एंड नन लॉ क्या है। साथ ही साथ इसमें हम जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है, या उसकी कॉन्ट्रैक्शन को अपन किस से मापते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में हमें ज़्यादा मटेरियल नहीं है, बस की तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है, एक न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन न्यूरॉन का हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे निसल्स कण होते हैं, निसल्स बॉडी होती है, माइलिन शीत होता है, माइलिन का आच्छद होता है, उसका साइटोन या सोमा या पेरिकैरियोन जिसको हम बोलते हैं, सेल बॉडी जिसको, और सिनेप्स है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स है वो पढ़ते हुए और हम नर्वस टिश्यू को पढ़ेंगे। तंत्रिका जो ऊतक होता है और जो उपकला ऊतक होता है, इनमें दोनों में एक बेसिक, मैं आपको खास बात बताऊं कि उपकला ऊतक में पुनरुद्भवन की क्षमता यानी रीजनरेशन की पावर सबसे ज्यादा होती है, जबकि तंत्रिका ऊतक के अंदर रीजनरेशन की पावर यानी पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। उपकला ऊतक जैसे मान लीजिए हमारे स्क्रैच हो गया, या अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ भी म्यूकस मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा हट गया, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में वो फटाफट रिपेयर हो जाता है। मीन्स पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। रीजनरेशन या पुनरुद्भवन क्या होता है? हुए हुए या नष्ट हुए अंगों का पुनः प्रकट हो जाना पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे छिपकली की पूंछ वापस से टूटने के बाद वापस से आ जाती है या उगाती है, वैसे ही टिश्यू टिश्यू के नष्ट होने पर, एपिथेलियम टिश्यू नष्ट होने पर एपिथेलियम टिश्यू ग्रो करके, सेल डिवीजन करके उसको रिपेयर कर लेता है। वैसे तंत्रिका ऊतक के अंदर ये कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, न के बराबर कह सकते हैं हम। क्योंकि हम जानते हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण कोशिका अंगक जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है, जिसको हम तारक काय बोलते हैं। तारक काय परिपक्व जो मेच्योर नर्व सेल्स होती हैं उनमें तारक काय नहीं पाया जाता। इसलिए जो ब्रेन का डेवलपमेंट है मनुष्य के अंदर बात करें हम तो 6 साल तक हो लेता है, उसके बाद तो उसकी जो है उसको यूज करके और उसकी कैपेसिटी व्यवहार से या फिर उसको उपयोग से, एक्सपीरियंस से उसे बढ़ाया जाता है। यानी तंत्रिका कोशिकाओं में फिर उसके बाद डिवाइडेशन बंद हो जाता है, यानी उनमें विभाजन नहीं होता। इसीलिए दिमाग के अंदर कभी चोट लग जाए या स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु में चोट लग जाती है तो फिर वो ठीक नहीं हो पाता है। तो ठीक है भाई, अब हम शुरू करते हैं क्या, उपकला ऊतक जिसे हम एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे। उपकला ऊतक मीन्स एपिथेलियम। समझिए भाई ये क्या होता है। देखिए उपकला ऊतक जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एपी, एपी मीन्स अपॉन, अपॉन का मतलब होता है ऊपर, और थीलियो, थीलियो का मतलब होता है ग्रोज। मीन्स ऐसा ऊतक जो अन्य ऊतकों पर वृद्धि करता है, ऐसा तक।
जो अन्य ऊतकों पर वृद्धि करता है, क्या कहते हैं इसे? उपकला ऊतक कहते हैं। दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, उसे कहते हैं उपकला ऊतक। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, ये आधार कला है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे, आधार कला। उपकला ऊतक वास्तव में आधार कला के ऊपर वृद्धि करता है। इस प्रकार से इसकी सेल से आपस में बहुत ही अटैच रहती है। इस प्रकार अगर मैं इसके अंदर न्यूक्लियस दर्शा देता हूं, उसका मतलब आपको समझना है कि ये कोशिका जीवित है। हिस्टोलॉजी की एक बेसिक चीज है, किसी सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस डॉट के रूप में दिखा दिया, इसका मतलब वो कोशिका जीवित है। यदि न्यूक्लियस हटा दिया तो इसका मतलब वो मृत है। जो न्यूक्लियस है वो सेल का ऐसा पार्ट होता है कि उसको हटाने पर सेल डेड हो जाती है। साइटोलॉजी में हमने पढ़ा था कि केंद्रक हटा लेने पर किसी कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस आपको दर्शा दिया है। ये जो बेसिक नीचे जो बाउंड्री मैंने दिखाई है, इसे कहते हैं हम आधार कला, इंग्लिश में कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो हैं ये सेल्स हैं, ये कोशिकाएं हैं। इसकी कोशिकाएं उपकला कोशिकाएं हैं। और उपकला कोशिकाओं की दो बातें मैंने बताई, एक तो ये बिल्कुल पास पास स्थित होती है, इनमें अंतर कोशिकीय स्थल जो है, अंतर कोशिकीय स्थल इंटरसेल्यूलर स्पेस बिल्कुल कम होता है, न के बराबर होता है। कोशिकीय स्थल जो कि अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित हम कहें तो बेटर होगा। और उपकला ऊतक के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, यानी ब्लड वेसल्स जो है यहीं तक रह जाती है नीचे। उपकला ऊतक में रक्त वाहिनियां अनुपस्थित हो इसके अंदर। और इसका जो पोषण है वो नीचे स्थित, जैसे मैं यहाँ पर बना दूं, तो नीचे जो टिश्यू है वो कौन सा है, हम ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यू बता देंगे यहाँ पर, क्योंकि संयोजी ऊतक ही सबसे ज्यादा होता है। तो अन्य ऊतक के ऊपर वृद्धि कर रहा है, यहाँ पर अन्य ऊतक हो गया संयोजी ऊतक, उसके ऊपर आधार कला और उसके ऊपर उपकला की कोशिकाएं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं उपकला की, वो आइदर जीवित भी हो सकती हैं और मृत भी हो सकती हैं। लेकिन जो ये आधार कला होगी वो हमेशा क्या होगी, मृत होती है, क्योंकि ये किसकी बनी हुई होती है, म्यूकोपोलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। म्यूकोपोलीसेकेराइड क्या होता है? म्यूको वर्ड आता है म्यूकस के लिए, और म्यूकस का मतलब श्लेष्मा, और श्लेष्मा होती है लसलसी। तो ऐसे पॉलीसेकेराइड जो लसलसे होते हैं उन्हें हम म्यूकोपोलीसेकेराइड कहते हैं, और ये आधार कला है वो म्यूको से पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। आ, कुछ हम जो बता चुके वो वर्ड्स लिख लेते हैं। जो तक शब्द है, तक शब्द किसने दिया था? वो दिया था बाइकार्ट ने। यहाँ पर हम नोट्स के रूप में लिख लेते हैं, पहले हम लिख चुके इसको। औतकी शब्द दिया था मेयर ने, मेयर ने। और उपकला ऊतक जो है उसके कार्य हम लिख रहे हैं, तो उपकला के कार्य, उपकला के कार्य क्या क्या फंक्शंस है एपिथेलियम के? एक तो है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन बोलते हैं, उत्सर्जन। दूसरा जो कार्य है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन। उपकला ऊतक में सर्वाधिक क्षमता होती है, सर्वाधिक सर्वाधिक क्षमता किसकी? पुनरुद्भवन की, रीजेनरेशन की। किसमें? उपकला में। अन्य ऊतकों की तुलना में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता उपकला ऊतक में होती है। अगर आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा करके पूछे कि बताइए शरीर के कौन से अंग के अंदर सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा लिवर। जो यकृत है उसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होता है, और सबसे कम होता है ब्रेन के अंदर, जो मैं आपको अभी बता चुका। शरीर में शरीर में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? लीवर के अंदर, यकृत के अंदर। इसके अलावा इसका कार्य है अवशोषण, मींस एब्जॉर्प्शन।
साथ ही साथ उपकला ऊतक का प्रोटेक्शन का कार्य भी है, कवरिंग करता है, ये शरीर के अंगों को कवर करता है, ढकता है, इसलिए इसका कार्य एक और हो गया सुरक्षात्मक आवरण। सुरक्षात्मक आवरण। और चूंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि उपकला ऊतक संश्लेषण का कार्य भी करता है, संश्लेषण करेगा तो सिक्रेशन भी करेगा, यानी एक कार्य और हो गया स्त्रवण, जिसे हम इंग्लिश सिक्रेशन। सिक्रेशन कोई सा भी सिक्रेशन ले लीजिए, जैसे आप दूध का श्रवण ले लीजिए, लार का श्रवण ले लीजिए, या कोई से भी शरीर के अंदर आंसू का श्रवण ले लीजिए, कोई से भी पदार्थ का या फिर मटेरियल का सिक्रेशन ले लीजिए, वो काम इस एपिथीलियम का। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और आती है कि एपिथीलियम जो टिश्यू होता है कि रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए कौन सा विटामिन सबसे अच्छा है, मैं आपको बता दूं, विटामिन ए। विटामिन ए बहुत अच्छा है किसके लिए? उपकला ऊतक। उपकला की मरम्मत के लिए आवश्यक है। ये बात हमने लिख ली। अब इसको सिद्ध करो कि कैसे विटामिन ए उपकला ऊतक की रिपेयरिंग के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। हाउ विटामिन ए रिपेयर्स एपिथेलियम। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं विटामिन ए को हम? विटामिन ए को हम संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। संक्रमण रोधी रोधी विटामिन मीन्स इंग्लिश में हम कहेंगे एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। और एंटी इन्फेक्टिव विटामिन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि विटामिन ए एपिथीलियम को ग्रो करता है या उसकी रिपेयरिंग करता है, जिससे एपिथीलियम जो है क्या बनाता है? कवर बनाता है, सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। और जब सुरक्षात्मक आवरण बन गया तो बैक्टीरिया अंदर इन्वेड नहीं कर पाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। हानिकारक सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर ना तो बाहर से घुस पाएंगे और ना अंदर से घुस पाएंगे। अंदर मतलब आहार नाल से, एलिमेंट्री कैनाल से, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से, या फिर यूरिनरी सिस्टम, कोई से भी सिस्टम से अंदर से बैक्टीरिया नहीं घुस पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अंदर की और बाहरी की कवरिंग को अच्छा रखेगा। तो अब देखो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाता है? एक हो जाता है किरेटोमलेशिया। किरेटोमलेशिया क्या हो जाता है? स्किन ड्राई हो जाती है। क्योंकि विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए इसका जो सोर्स होगा वो भी फैटी होगा। फैटी मीन्स जैसे विभिन्न प्रकार के तेल हैं, घी हैं, ये। और तेल और घी को उपयोग में नहीं लेने पर स्किन रूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। साथ ही साथ विटामिन ए की कमी से एपिथेलियम की रिकवरी नहीं हो पाती, वहां पर कट्स हो जाते हैं, और उन कट्स के अंदर बैक्टीरिया से और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाते हैं? इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उस इन्फेक्शन को रोकता है कौन? विटामिन ए। क्योंकि शरीर के अंदर का आवरण और बाहर का आवरण, बाहर तो हमें दिख जाता, हम जो है इस पर हम कोई भी क्रीम्स लगा लेते हैं या जानवर के हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन आंतरिक जो घाव होते हैं, जो श्लेष्मा के घाव होते हैं, उनको भी ये ठीक करता है विटामिन ए। आंखों के अंदर, आंखों में भी एपिथेलियम टिश्यू होता है। जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ये पतली सी एपिथेलियम जो है वो ग्रो नहीं कर पाती, या वो कट फिट जाती है, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण आंखों में भी ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, जिसको हम जीरोफ्थेल्मिया कहते हैं। जीरो वर्ड का मतलब होता है सूखा। जैसे हम जीरोफाइट्स समझते हैं मरुद्भिद पौधों को। मरुद्भिद मीन्स यानी ऐसे पौधे जो कि मरुस्थल में उगते हैं, जिनको पानी की बहुत ज्यादा कमी है। जीरो मतलब सूखा, तो आंखें भी सूख जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ्थेल्मिया। ऑफ्थेल्मिया वर्ड आता है आंखों के लिए, जीरो ऑफ्थेल्मिया। तो विटामिन ए जो है, अब देखिए एक जगह और काम है इसका। जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जनन उपकला, यानी अ, जनन की क्रिया भी इस एपिथेलियम से ही हो पाती है। कैसे? जर्मिनल एपिथेलियम जो कि
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, सरल घनाकार उपकला होती है, वहां से शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर जो एपिथेलियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वहां से ये शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और ओवा भी इसी तरह से एपिथेलियम से बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये भी हो गई कि शुक्र जनन के लिए और अंड जनन के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। तो ए क्यों आवश्यक होता है, इसका आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि शुक्र जनन और अंड जनन जो होता है एपिथेलियम से होता है, एपिथेलियम टिश्यू से होता है। तो एपिथेलियम अगर अच्छा रहेगा तो विटामिन ए अगर पूरा रहेगा, अच्छी तरह बॉडी के अंदर रहेगा, तो ये शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया भी अच्छी रहेगी, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis भी प्रॉपर रूप से होगा। एक बात और इससे हम समझते हैं, दूध का स्राव भी विटामिन ए के ऊपर डिपेंड है। कैसे? गर्मियों में जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ज्यादातर एरिया रहता है, यहाँ पर पानी की कमी के कारण पशुओं को 12 महीने हरा चारा नहीं मिल पाता, और हरा चारा नहीं मिल पाता, इस कारण हम जानवरों को कंटिन्यूअस सूखा चारा डालते रहते हैं। सूखा चारा मीन्स के फॉर्म में, इधर कड़वी मीन्स रफेज के रूप में देते हैं। विटामिन ए की कमी को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? उनमें हम लगातार सूखा चारा दे रहे हैं, सूखा चारा दे रहे हैं, एक दिन हमने इतनी सारी हरी घास पशु को डाल दी। हरी घास के अंदर आपको पता है कैरोटीन वर्णक होता है, और कैरोटीन पिगमेंट जो होता है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, मींस जैसे ही बॉडी के अंदर गया और ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन ए में बफेलो में ज्यादा कन्वर्ट होता है। काऊ के अंदर जो देसी गाय है उसका जो दूध का रंग है वो हल्का पीला इसलिए होता है कि जो देसी गाय का लीवर है वो कैरोटीन को विटामिन ए में नहीं बदल पाता है। वहां पर आपको थोड़ा सा अलग से समझना है। मैं जनरली सारे एनिमल्स की बात कर रहा हूँ कि एनिमल्स को आप हरा चारा देंगे तो वो लीवर के अंदर जाके उसका जो कैरोटीन वर्णक है वो विटामिन ए में बदल जाएगा, और आप अचानक से थोड़ी सी घास डालोगे, हरी घास, उससे आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है अगले 2-3 दिनों में दूध का। तो दूध का संश्लेषण कहाँ होता है? मेमोरी ग्लैंड्स में, स्तन ग्रंथियों में। चूंकि यहाँ पर ग्रंथि वर्ड जुड़ गया तो हम क्योंकि एपिथेलियम के बारे में बता रहे हैं कि ये ग्रंथियों की कवरिंग भी बनाता है, मीन्स ग्रंथियों की जो कवरिंग है जहां पर सिंथेसिस होता है वो भी एपिथेलियम की बनी हुई है। तो दुग्ध ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां हैं उनका आंतरिक स्तर भी एपिथेलियम का बना हुआ है, और उस एपिथेलियम की रिपेयरिंग विटामिन ए कर रहा है, और विटामिन ए का प्रिकर्सर आपने दे दिया चारे के रूप में। तो इसलिए जानवर को आपने अचानक से हरा चारा डाला और उसका मिल्क प्रोडक्शन अचानक से बढ़ा, का कारण ये है। मीन्स हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि उपकला उतक के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। ऐसे ही बात चल रही है तो आपको बता देते हैं, जो संयोजी उतक होता है उसके लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। घाव भरने के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, लेकिन डीप वुंड्स के लिए, सरफेस वुंड्स हैं उनके लिए विटामिन ए। आपको पता है जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं कि या फिर जो बड़े घाव होते हैं उनको भरने के लिए विटामिन सी जरूरी इसलिए होता है कि विटामिन सी से जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो अच्छी रिपेयर होती है, डेवलप होती है। ऐसे अगर बात चल रही है तो आपको बता दें आपको कि जो तंत्रिका ऊतक होता है वो नष्ट करने वाला जो वायरस होता है वो आप जानते हो, रेब्डो वायरस होता है, रेबीज। तो रेबीज वायरस के लिए हम क्या कहते हैं? रेब्डो वायरस इज ए न्यूरोट्रोपिक वायरस, यानी तंत्रिका स्नेही वायरस होता है रेबीज वायरस। तंत्रिका ऊतक को नष्ट करता है। जब पागल कुत्ता या कोई अन्य जानवर जो अपनी लार में इस वायरस को रखता है, जरूरी नहीं है उसके पागलपन के लक्षण हो या फिर वो खुद हाइड्रोफोबिया से ग्रसित हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसे जानवरों की लार में नॉर्मली पाया जा सकता है वायरस। वो जैसे ही पेरिफेरल एरियाज के अंदर वो काटता है तो नर्व तंत्रिका, जैसे ही उस वायरस को तंत्रिका मिल गई तो तंत्रिका को स्नेह करते करते वो जगह से ब्रेन की तरफ मूव होता है, स्पाइनल कॉर्ड की के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है? ब्रेन में। ब्रेन में जाकर के उन कोशिकाओं को
नष्ट करने लग जाता है नर्व सेल्स को, न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और न्यूरॉन्स को नष्ट करके दिमाग को खत्म कर देता है, खोखला बनाता है, इसके अंदर वेसिकल्स बना देता है। इस प्रकार से नॉन सुपरेटिव एंसेफेलोमाइलाइटिस एक बिना मवाद वाली सूजन कर देता है, और जिसका पता पागल होने के बाद ही चलता है। यानी रेबीज कैसी बीमारी है, बिल्कुल घातक, यानी फेटल, में मौत 100% निश्चित है, मृत्यु। तो उत्तक की बात चल रही है, इसलिए हम वहां पर पहुंचे हैं। एक और बता दूं आपको, जो ये एपिथेलियम जो पढ़ रहे हैं हम, इसको नष्ट करने वाला एक वायरस होता है जिसको कहते हैं हम पिकोरना वायरस। और आपने सुना होगा खूब अच्छी तरह से, पिकोरना वायरस जंतु जगत का सबसे छोटा वायरस है। हवा के अंदर ये तक 10-10 किलोमीटर तक ठंडी और नम रातों में ये ट्रेवल करता है हवा से। जैसे इन दिनों में अभी पारो वायरस, पारो का इन्फेक्शन फैल रहा है डॉग्स में, क्योंकि पारो वायरस भी बहुत ही छोटा वायरस है, वो भी हवा से ट्रेवल होता है। अगर कोई डॉग घर के अंदर बंधा हुआ है, उसको बिल्कुल भी नहीं खोला, तो भी पार्वो का जो इन्फेक्शन है वो ऑटोमेटिकली एयर के थ्रू, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू वहां पर पहुंच जाएगा, और वोमिटिंग एंड डायरिया मींस गैस्ट्रो एंट्राइटिस हो जाता है। बात कर रहे थे हम कि एपिथेलियम ऊतक को कैसे नष्ट करता है पिकोरना वायरस। तो पिकोरना वायरस एपिथेलियम को नष्ट करता है। मुख के अंदर जो कवरिंग होती है वो भी एपिथेलियम बनी हुई होती है, तो मुख में छाले कर देता है, और खुरों के बीच में भी छाले कर देता है। और ये होता है पिकोरना वायरस। बात टिश्यूज की कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने इनके ग्रोथ के लिए भी हमने विटामिन पढ़े, समझे, और कुछ वायरसेस जो कि इनको डिस्ट्रॉय करते हैं उनके बारे में भी। चलते हैं आगे। विटामिन ए के हमने कार्य पढ़ लिए। विटामिन ए के अंदर ज्यादा रक्त आपूर्ति कैसे होती है, नीचे वाले ऊतक से ही होती है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, रक्तवाहिनियां, और साथ ही साथ तंत्रिकाएं भी बहुत कम से कम होती हैं, और ज्यादातर जो इसकी लेयर है वो डेड भी हो जाती है। इसकी उत्पत्ति इंपॉर्टेंट बात है, उपकला ऊतक की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म से भी होती है, मीजोडर्म से भी होती है, और एंडोडर्म से भी होती है। यानी एकमात्र ऐसा ऊतक है जिसकी उत्पत्ति तीनों जनन स्तरों से होती है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, चार ऊतक हम पढ़ रहे हैं, इनकी हम ओरिजिन भी पढ़ लेते हैं, और ये उत्पत्ति उत्पत्ति क्या होती है इसको भी आप समझो। पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके। ये हम बार बार ये कहते हैं कि शरीर के इसकी उत्पत्ति उससे हुई है, इसकी ये क्या है। ब्रेन की उत्पत्ति एक्टोडर्मल है, मेरुरज्जु की एक्टोडर्मल है, दांत की एक्टोमीजोडर्मल है, लिवर की एंडोडर्मल है, हार्ट की मीजोडर्मल है। ऐसे ही शरीर के विभिन्न भागों की उत्पत्ति अलग अलग, मसल्स की मीजोडर्मल है। तो देखिए, ये जो उत्पत्तियां ये क्या है, यहाँ पर हम दो बातें साइड में हट करके पढ़ रहे हैं, स्पर्म और ये ओवा। शुक्र कोशिका और अंड कोशिका का मिलना निषेचन कहलाता है, जबकि इनके केंद्रकों का मिलना, शुक्र केंद्रक और अंड केंद्रक का मिलना सिनगेमी कहलाता है। निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या बना, जायगोट। जायगोट यानी युग्मनज बना। अब इस युग्मनज में विदलन विभाजन मीन्स क्लीवेज शुरू हो जाता है। क्लीवेज का मतलब होता है एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल्स, चार से आठ, और 8 से 16, और 16 से 32। तो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या हो गया, ये 16 सेल्ड स्टेज आ गई। ये 2 सेल्ड, ये 4 सेल्ड, ये 8 सेल्ड, 16। 16 के बाद आ गई ये, को आप 32 कह दीजिए, 32 कोशिका। तो इनके नाम भी हैं अलग अलग। देखिए, इस अवस्था को हम कहते हैं मोरूला, मोरूला स्टेज। और ये स्टेज सबके जीवन में आती है, जहां पर भी अंतः निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जितने भी मैमल्स हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनमें सब में ये आता है, क्योंकि ये सब पेट से, यूट्रस से जो है जन्म लेते हैं, गर्भाशय से जन्म लेते हैं। मोरूला स्टेज 16 कोशिकीय अवस्था होती है और गेंदनुमा होती है। इसके बाद जो ब्लास्टुला अवस्था होती है 32 कोशिकीय होती है, और ब्लास्टुला अवस्था के बाद आती है गैस्ट्रूला। और इस गैस्ट्रूला स्टेज के अंदर लेयर्स बनती हैं, इसमें ही बनती है भाई, ये जो हम बता रहे हैं
हम पढ़ रहे हैं, ये 3 लेयर्स इसमें बनती है। ये बनती है गैस्ट्रूला अवस्था। 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है और इन तीनों जनन स्तरों से ही संपूर्ण शरीर बनता है। पूरे बॉडी का विकास ही 3 लेयर्स से होता है। तीनों लेयर्स को हम एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। अब आपने एक चीज का गौर किया होगा कि सब शरीर के बाहर की ज्यादातर संरचनाएं वो एक्टोडर्मल है। जैसे नाखून है, एपिडर्मिस है, या फिर खोर, पंजे, बाल, सिंग, इस तरह से ये एक्टोडर्मल है। और दांत एक्टोमीजोडर्मल है। यहाँ पर ये ब्रेन एक्टोडर्मल कैसे हो गया? ब्रेन इसलिए एक्टोडर्मल हो गया कि ये जो बाहर वाली लेयर है वो इस तरह से अंदर घुसती है और घुसने से बनती है न्यूरल ट्यूब, और वो न्यूरल ट्यूब जो है वो ब्रेन बनाती है। इसलिए बाहर की लेयर अंदर घुसने से एक्टोडर्म अंदर भी घुस गया, तो दिमाग जो है वो एक्टोडर्म का बना हुआ होता है। इसलिए तो ये हमने क्या समझ लिया कि भ्रूणीय स्तर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनसे शरीर के अंग कैसे बनते हैं। हमें पढ़ना था क्या कि जो एपिथेलियम है, उपकला ऊतक, इसकी उत्पत्ति तीनों जनन स्तरों से होती है। तीनों जनन स्तर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मीजोडर्म और तीसरा होता है एंडोडर्म। अब यहाँ पर मुझे आपको उदाहरण के साथ बताना पड़ेगा तीनों का। देखिए, उपकला ऊतक, ऐसा उपकला ऊतक जिसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है, वो तो हमारे ऊपर प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये एक्टोडर्मल एपिथेलियम। तो ये तो हो गया शरीर के ऊपर जो सतह पर या फिर स्किन के ऊपर जो पाया जाता है, जिससे खुर, पंजे, नाखून, बाल, सींग, इस तरह से संरचनाएं बनती है। मीजोडर्मल कौन सा हो गया? एपिथेलियम। हमने एक बात कह दी कि जो कवरिंग्स है वो ये एपिथेलियम ही बनाता है। तो जो हार्ट की कवरिंग है, जैसे पेरिकार्डियम है, उसके ऊपर भी पाया जाता है ये, वहां पर, जैसे पेरिकार्डियम है, तो ऐसी जगह पर ये मीजोडर्मल ओरिजिन का हो गया। तीसरी एंडोडर्मल, हम पढ़ेंगे इसमें कि जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, या फिर आहार नाल होती है, उसका जो आंतरिक स्तर है वो स्तंभाकार सरल उपकला का बना हुआ होता है, जिसमें बीच बीच में गोबलेट सेल्स पाई जाती है। तो स्तंभाकार सरल उपकला कहाँ पाई जा रही है? ये आंत में पाई जा रही है, पित्ताशय में पाई जा रही है, आमाशय में पाई जा रही है, मींस आहार नाल में पाई जा रही है। और आहार नाल की उत्पत्ति होती है एंडोडर्म से। तो ये हमने सिद्ध कर दिया आहार नाल की आंतरिक, आहार नाल में ये होता है। तो ये एपिथेलियम का हमने क्या पढ़ लिया, बेसिक बातें पढ़ ली। हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, इसका क्या पढ़ लेते हैं, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, वर्गीकरण। देखिए कैसे क्लासिफाई किया है उपकला। उपकला ऊतक को दो भागों में हमने बांटा। एक तो आच्छादन उपकला, आच्छादन का मतलब हो गया कवरिंग, आच्छादन यानी कवरिंग एपिथेलियम, जो बॉडी को कवर करता है। और दूसरा हो गया ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला का मतलब हो गया ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। आच्छादन उपकला को पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम ग्रंथिल उपकला पढ़ेंगे। ग्रंथिल उपकला में ज्यादा ऐसी कोई चीज नहीं है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों के वर्गीकरण पढ़ेंगे, और तीन तीन वर्गीकरण पढ़ेंगे हम इसमें। एक तो सामान्य वर्गीकरण, एक पढ़ेंगे हम इसमें संरचनात्मक वर्गीकरण, और एक तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें स्राव के आधार पर ग्रंथियों का वर्गीकरण। तो तीन तरह से क्लासिफिकेशन करके हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम को पढ़ लेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कवरिंग एपिथेलियम या आच्छादन उपकला। तो देखिए क्या होता है आच्छादन उपकला, जो कवर बनाता है, आच्छादन उपकला, इसको हम बोलते हैं कवरिंग एपिथेलियम। तो ये कवरिंग एपिथेलियम को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। ये लो भाई, डिवाइड किया हमने। पहला है इसमें सरल उपकला, सरल उपकला, इसे हम सिंपल सिंपल एपिथेलियम भी बोलते हैं। दूसरा है स्तरित उपकला, को हम स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं। तीसरा है इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड यानी कूट स्तरित उपकला, कूट स्तरित उपकला, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और इसके बाद लास्ट वाला है वो है विशिष्ट उपकला। हिंदी में कहते हैं विशेष या विशिष्ट उपकला, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। तो देखिए इनको हम पढ़ते हैं डिटेल में। चारों प्रकार के एपिथेलियम हमने लिख लिए हैं, चारों प्रकार के हमने लिख लिए हैं। हाँ, सरल उपकला मीन्स सिंपल एपिथेलियम। ये देखिए, अगर उपकला कोशिकाओं का एक ही स्तर पाया जाए तो ऐसी उपकला को हम कहते हैं सरल उपकला। स्तरित उपकला क्या होती है? ऐसी उपकला जिसमें उपकला कोशिकाओं के कई स्तर पाए जाएं। तो नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेटिफाइड मीन्स कई लेयर्स हो सकती हैं, एक से ज्यादा, तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। और ऐसा एपिथेलियम जिसमें कोशिकाएं होती तो एक स्तरीय हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वो द्विस्तरीय दिखाई देती है। केंद्रक की स्थिति और इसकी जो स्ट्रक्चर ऐसी होती है, वो होती तो एक स्तरीय है, एक स्तरीय होती है, लेकिन दिखाई कैसी देती है? द्विस्तरीय। इसीलिए तो इसका नाम है शूडो। शूडो मीन्स आभासी, आभासी मीन्स झूठा, झूठा मीन्स मिथ्या या फिर कूट। तो कूट स्तरित उपकला इसीलिए कहते हैं, होती तो एक स्तरीय लेकिन दिखाई द्विस्तरीय देती। बात करते हैं हम विशिष्ट उपकला की, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम को हम फिर से चार भागों में बांटेंगे। अंतर्वर्ती उपकला यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और दूसरा हम इसमें रंगा उपकला भी पढ़ेंगे। इसके अंदर हम न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम भी पढ़ेंगे यानी तंत्रिका संवेदी उपकला, और चौथा पढ़ेंगे हम इसमें जनन उपकला। बात करते हैं हम सबसे पहले सरल उपकला की। देखिए ये बात आपको समझ में आ गई कि सरल में कोशिकाओं का एक स्तर, स्तरित में कई स्तर, कूट स्तरित में एक लेकिन दिखाई दो, और विशिष्ट उपकला जो कि उपकला के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है, उसे हम विशिष्ट उपकला स्पेशल कैटेगरी में रख रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरल उपकला, सिंपल एपिथेलियम। ये हम पढ़ रहे हैं सिंपल एपिथेलियम। क्या होता है सरल उपकला? नाम से ही पता चल रहा है, सरल है। ये सरल, सरल मतलब कोशिकाओं का केवल एक स्तर पाया जाता है। इसको हम फिर से वर्गीकृत करते हैं, सरल सल की उपकला। ये सब टाइप्स देखिए कौन कौन से। सरल सल की उपकला, जैसा कि नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ऐसा ऊतक जिसमें सल्की कोशिकाएं यानी स्क्वेमस कोशिकाओं की एक लेयर होती है, उसे सरल सल्की उपकला कहते हैं। तो इसकी थ्योरी में एक ही लाइन है कि यह ऊतक, सल्की का मतलब होता है स्क्वेमस, सल्की कोशिकाओं के एक स्तर से बना होता है। सल्की कोशिकाओं के कितना स्तर होता है? एक, ओनली वन लेयर ऑफ स्क्वेमस सेल्स। तो इंग्लिश में कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो देखिए इसकी आकृति या फिर इसकी संरचना कैसी होती, इस प्रकार से होती कि जो कोशिकाएं हैं वो इस तरह से, इस तरह से होती, इस तरह से। और ये प्रतीत होता है, ये लगता है कि जैसे फर्श पर टाइल बिछी हुई हो। फर्श पर जो टाइल होती है बिछी हुई, वैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। और ये विभिन्न प्रकार के अंगों को ऐसे कवर करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सरल सल की उपकला। सल्क वर्ड हम बार बार यूज करेंगे। सल्क, आपने मछलियों के सल्क देखे होंगे जिनकी लंबाई चौड़ाई तो खूब होती है, जैसे कागज होता है वैसे, लेकिन मोटाई बहुत कम होती है। इस ऐसी संरचनाओं को हम बोलते हैं सल्क। और यहाँ पर भी वही बात है, लंबाई चौड़ाई काफी है लेकिन मोटाई बहुत कम है, तो ये कवर कर रही है। तो फर्श पर जो बिछी हुई टाइल होती है उसकी मोटाई न के बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई खूब होती है।
सरल सल की उपकला कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये बात पढ़नी है। देखिए उपस्थिति कहाँ कहाँ है। उपस्थिति, उपस्थिति सबसे पहले जो अ, हट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियम होती है, पेरिकार्डियम ये बनाती है रक्त वाहिनियों का आवरण, यानी ब्लड वेसल्स होती है, चाहे वो धमनी हो या चाहे शिरा हो, दोनों में रक्त वाहिनियों में ये पाई जाती है। लसिका वाहिनियों में पाई जाती है, लसिका वाहिनियों में पाई जाती है, लिम्फ वेसल्स के अंदर ये पाई जाती है। साथ ही साथ ये हेनले के लूप, हेनले का जो लूप होता है नेफ्रॉन में, हेनले के लूप की जो अवरोही भुजा होती है, अवरोही मीन्स डिसेंडिंग लिम्ब, उसमें भी होता है कि अवरोही भुजा, अवरोही भुजा ये पाया जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में भी ये पाई जाती है। पेरिटोनियम में भी ये पाई जाती है। पेरिटोनियम, ये आपको पता होगा पेरिटोनियम क्या होती है। तो एब्डोमिनल कैविटी होती है, उदर गुहा, उसको घेरे हुए एक सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो हम पेरिटोनियम कहते हैं। मैं सीरस मेम्ब्रेन्स का एक अलग से आपको लेक्चर तैयार करूंगा, सीरस मेम्ब्रेन। तो पेरिटोनियम में भी क्या पाई जाती है, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। ये इसकी उपस्थिति हमने देखी, पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, पेरिटोनियम, लूप ऑफ हेनले एट एक्स्ट्रा। अब हम दूसरा इसका टाइप पढ़ते हैं, सरल घनाकार उपकला। सरल घनाकार उपकला, इंग्लिश में इसे कहेंगे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्या होती है सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियम? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले कोई भी हम एपिथेलियम बनाएंगे, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं, उसके ऊपर हम घनाकार कोशिका बना देंगे। ये देखो घन 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 ऐसी संरचना होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, उसे हम घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इस तरह से होता है, देखिए क्यूब। जैसा आप जानते हो एवीएफओ के पेपर में तो कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं, ये होता है क्यूब, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो इस तरह की जो सेल्स होती है वो सरल घनाकार उपकला कहलाती है। अब ये जो सरल घनाकार उपकला है, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? देखिए में लिखना कुछ नहीं है कि आपके सामने क्यूब बना दिए मैंने, और उपकला के सारे नियम हो ही गए। ये आधार कला, कोशिकाएं सटी हुई होती हैं, बीच में अंतर कोशिकीय स्थल पाया नहीं जाता। सरल घनाकार उपकला जो है, उपस्थिति देखें हम, तो देखिए एक तो थायराइड है, थायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें ये पाई जाती है। जो नेफ्रॉन होता है उसमें पीसीटी और टीसीटी के अंदर ये पाई जाती है, सिंपल। इसके अलावा ये जनन उपकला भी बनाती है। यही क्या बनाती है? जनन उपकला बनाती है, टर्मिनल एपिथेलियम। यानी कहाँ पर? शुक्र जनन नलिकाओं में और अंडाशय में। तो यहाँ पर हम वृषण और अंडाशय भी लिख सकते हैं। वृषण और अंडाशय मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी में भी ये पाई जाती है। तो यहाँ पर दूसरी एपिथेलियम हमने सिंपल के अंदर कौन सी पढ़ ली? सरल घनाकार उपकला। इसी तरह से इसका जो तीसरा पार्ट है वो है सरल स्तंभाकार, सरल स्तंभाकार उपकला। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है भाई? ये इस तरह की स्तंभ जैसी कोशिकाओं का बना होता है, ये ऊतक। इस तरह से, स्तंभ का मतलब खंबा, खंबा मतलब लंबा, खंबा मतलब लंबा। सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे हम? सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम। और इस तरह की सेल्स होती है इसकी। अब बात करें ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती है, तो इंपॉर्टेंट है ये आहार नाल में उपस्थिति हम देखें, आहार नाल में। और आहार नाल में भी कहाँ कहाँ पर? इंटेस्टाइन में, आंत में, आमाशय में होती है। आमाशय मतलब स्टमक, और पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में। तो देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर ये किस तरह से होती है? इस तरह से होती है, इस तरह से होती है।
लेकिन एक चीज और है इसमें खास बात, कि इसमें बीच बीच में क्या पाई जाती है, गोबलेट सेल्स पाई जाती है। इस तरह से बीच बीच में इसमें क्या पाई जाती है, गोबलेट सेल्स पाई जाती है। ये गोबलेट सेल है, इसे हम गोबलेट सेल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट गोबलेट सेल के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो गोबलेट सेल है इसको हिंदी में बोलते हैं कलश कोशिका। कलश में जैसे पानी भरा हुआ होता है, वैसे इस एक कोशिकीय कलश के अंदर श्लेष्मा भरा हुआ होता है। श्लेष्मा मतलब म्यूकस, म्यूकस भरा हुआ होता है। और हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन में जो आंतरिक स्तर है उसे लसलसा बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है उसके कारण अंदर की तरफ स्क्रैच हो जाएंगे। भोजन जो है जानवरों का, उसे आगे खिसकाया जाता है, उसके लिए श्लेष्मा या म्यूकस सीक्रेट किया जाता है, ताकि वो लसलसा और ल्यूब्रिकेटिंग नेचर का होकर के वो ल्यूब्रिकेट होकर के आगे मूव करता रहे, आगे खिसकता रहे आंत में। क्योंकि हम जानते हैं तो आंत होती है पशु की, काफी लंबी होती है, 100 150 फीट लंबी होती है, तो इतनी लंबी दूरी तय करता है भोजन, इसलिए वहां जाने के लिए, खिसकने के लिए उसे लसलसा या चिकना माध्यम चाहिए। और माध्यम कौन उपलब्ध कराता है, ये कलश कोशिका म्यूकस सीक्रेट करती है वो। तो ये हमने क्या पढ़ा, सरल स्तंभाकार। अब एक और है इसी का भाई, बिल्कुल सिंपल है वो, रोमा भी सरल स्तंभाकार उपकला। रोमा भी सरल स्तंभाकार। तो देखिए, बिल्कुल इसका नाम, नाम जो दिख रहा है आपको, वो उस पर जाइए। रोमा भी मीन्स सीलिएटेड, सरल मीन्स एक परत, सिंपल। स्तंभाकार मतलब कॉल्यूमनार। तो वही होगा, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, अय्यर। तो वो जो नाम है ये जुड़ते जा रहे हैं। स्तंभाकार मतलब एक स्तंभ जैसी कोशिकाओं, सरल मतलब एक लेयर, और रोमा भी मतलब सिलेटेड। आप देखो इसको ड्रॉ करते हैं हम, कितना सिंपल सी बात है। ये खंबे 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 ये बना दिए, इसमें ये न्यूक्लियस दर्शा दी हमने, और ये बना दी हमने एक साथ में गोबलेट सेल, ये बना दी कलश कोशिका, जिसको के अंदर म्यूकस भरा हुआ वो, साथ में लगा दी इसके क्या, शीलिया। सीलिया ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कि संख्या में ज्यादा होती हैं, और किसी भी चीज को मूव करने के लिए सीलिया काम आती है। अब यहाँ पर मूव करने वाली बात हो गई, तो देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसकी जो उपस्थिति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक तो अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट हम जानते हैं। देखिए इस तरह से क्या होते हैं, मादा पशु में यूटेराइन हॉर्न्स होते हैं, इस तरह से, इस तरह से यूटेराइन हॉर्न्स होते हैं। और इस तरह से ये पतली सी ओविडक्ट, और यहाँ पर ओवरी, ऐसे यहाँ ओवरी और ये ओविडक्ट। ओविडक्ट के भी वही 3 पार्ट, यहाँ से ओवा आया, ये वाला पार्ट है, यहाँ से ओवा ने रिसीव किया इनफंडिबुलम ने, और इसको आगे ट्रेवल कराया। तो आगे ट्रेवल करने कराने के लिए इस तरह की सीलिया होना जरूरी है। ये सीलिया ओवा को आगे धकेल, एक जगह तो ये हो गया। दूसरी जगह इसमें मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी यानी जो किडनी होती है, इस तरह से किडनी होती है, जानते हैं। किडनी में से क्या निकलता है, यूरेटर के थ्रू, यूरिन। और यूरिन कोई फ्लो में नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा यूरिन निकलता है, उसको आगे धकेलने के लिए इसमें भी क्या पाई जाती है, ये सीलिया पाई जाती है। और तीसरा है यूट्रस यानी गर्भाशय। तो इन जगह पर ये रोमा भी सरल स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें भी mucus secreting cells means unicellular glands called goblet cells also present in that type of tissue। तो हमने क्या पढ़ लिया, ये सरल उपकला उत्तक यानी सिंपल एपिथेलियम पढ़ लिया। अब हम स्तरित की बात करें। जय श्री राम भाई। अरे भाई अंडे के अंदर क्या बता रहा है, विभाजन। ठीक है, हम कुछ बातें हम कर लेते हैं कमेंट से, बाकी जो क्लास है वो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम पूछ लेते हैं, टाइम हो चुका अपना, स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग।